हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 SST और आज का हमारे टॉपिक है न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में हमने पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ लिया था, जिसके दो भाग थे। उसमें डायरेक्ट वाला और एकमेव अधिकार और समवर्ती अधिकार। समवर्ती में हमने पढ़ा था कि जो कानून सीधे ना जाकर मूल अधिकारों से संबंधित है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। एकमेव अधिकार में हमने पढ़ा था कि ऐसे अधिकार जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। आज दूसरा इसमें है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? वास्तव में देखा जाए तो हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ये व्यवस्था इस प्रकार से थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के मामले यहाँ जा सकते हैं, और ये अपील सुनने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, इन सभी की अपील हाई कोर्ट सुन सकता है। लेकिन इसमें अगर अपन देखें तो इसके भी कुछ नियम हैं, इसके भी कुछ कानून हैं, अलग अलग प्रकार से ये बनाए गए हैं। उच्च न्यायालय की कौन सी परिस्थितियों में या उच्च न्यायालय के किस प्रकार के निर्णयों में, हाई कोर्ट के किस प्रकार के निर्णय में उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली वाला है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है या अपील सुन सकता है। इसके चार बिंदु अपने यहां हैं। पहला है संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और अंतिम है विशिष्ट। चार आधार पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की अपील को सुन सकता है, और चारों अपने एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है संवैधानिक प्रावधान, जिसमें उच्च न्यायालय की कोई भी अपील कौन सुन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। अगर कोई स्टूडेंट आगे पॉलिटिकल साइंस लेता है तो उसकी पूरी लाइफ में यह अधिकार आएगा। 12th के सिलेबस में भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल एमए के प्री और तीनों साल बीए और एमए के सिलेबस में भी ये टॉपिक आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला है संवैधानिक। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली वाला है, वो संविधान की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान के जो शब्द हैं, या यूं कहें जो संविधान की क्या है व्याख्या, उनका अंतिम निर्णय व्याख्या पर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान पर जो अंतिम निर्णय लेता है, बहुत बार देखा गया है शब्दों को लेकर विवाद होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, अभी जो चल रहा है आरक्षण को लेकर, मीणा और मीना के अंदर अंतर चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। ये अभी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है मीणा और मीना में। तो अंतिम व्याख्या कौन सही कौन गलत ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किसी शब्द को लेकर यदि विवाद हो जाता है, किसी शब्द को लेकर अस्पष्टता जाहिर होती है, या यूं कहें संविधान में उसका उल्लेख पूरी तरीके से नहीं मिलता है, या डबल या दोहरे मानदंड वहां मिलते हैं, तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहलाता है, क्योंकि इससे ऊपर कोई अपील संभव नहीं है। किसी भी अपील को यदि हम कानूनी तौर पर करें तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय दिल्ली किसे ही कर सकते हैं। इसमें
संवैधानिक अधिकार क्या है? अनुच्छेद 132 उल्लेख करता है कि उच्च न्यायालय ये स्पष्ट कर दे कि जुड़ा हुआ जो मामला है या संबंधित मामला है संविधान के प्रावधानों से संबंधित है या उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में ये मामला सीधा कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है जब संविधान के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला आता है। तो इसे हम कहते हैं संवैधानिक क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में पहला क्षेत्राधिकार कौन सा है? संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। इसमें संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले से ही थी, अंतिम व्याख्या का अधिकार पहले से ही था उनके पास। अनुच्छेद 132 कहता है कि ऐसा कोई मामला जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, उल्लंघन से संबंधित है, ऐसी बात कौन सिद्ध कर दे? उच्च न्यायालय सिद्ध कर दे, तो ऐसा मामला सीधा कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार में चला जाता है और फिर इसके विरुद्ध वो अपील सुन सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, और सब क्षेत्राधिकार में दूसरा बिंदु था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें पहला हम पढ़ चुके हैं संवैधानिक, जिसमें था संविधान की व्याख्या से संबंधित, और दूसरा है दीवानी। यदि हम दीवानी अधिकार की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो इसका सीधा सा अर्थ है मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि 20,000 तक का मामला, यदि 20,000 का विवाद है, 20,000 रुपए तक कोई विवाद है, तो ऐसे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय से हटा कर। यह अपील पहले कहाँ होती थी? उच्च न्यायालय में यदि है तो यहां से हटाकर इस अपील को कहाँ ले जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये बात कौन से में थी? मूल संविधान में ये बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ आर्टिकल 133 में, और ये 30वां संविधान संशोधन था। तीसवां संविधान संशोधन, इसमें इस राशि को अनिश्चित कर दिया गया। इन्होंने माना कि कितनी भी राशि क्यों ना हो, प्रत्येक राशि से जुड़ा हुआ मामला जो उच्च न्यायालय में है वो सीधा कहाँ में ट्रांसफर हो सकता है? दीवानी मामला उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में संशोधन हुआ? 133 में। ये 1973 में हुआ था। 30वां संविधान संशोधन ये था। अनिश्चित राशि कर दी गई, कितनी भी राशि का मामला क्यों ना हो, उच्च न्यायालय से कहा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। दूसरा क्षेत्राधिकार था अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें हम संवैधानिक पढ़ चुके हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है तो उच्च न्यायालय से कहाँ ले जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा है दीवानी। दीवानी हम जानते हैं पैसे से संबंधित यदि कोई भी मामला है तो उसे हम दीवानी मामला कहते हैं। मूल संविधान में प्रावधान था कि 20,000 रुपए तक का लेकर कोई विवाद है, ये मैक्सिमम लिमिट थी, तो इससे संबंधित विवाद कहाँ जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसमें ये लिमिट की गई, ये कम से कम लिमिट थी 20,000 तक का मामला ही जाएगा, इससे नीचे वाले नहीं।
उच्चतम न्यायालय ने यह अपील को इसमें चेंज किया गया, संविधान संशोधन किया गया और ये नियम संविधान संशोधन हुआ संसद के द्वारा। 30वां संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया और इस राशि को क्या कर दिया गया, अनिश्चित। कितनी भी राशि का मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किससे जुड़ा हुआ मामला, दीवानी अधिकार से जुड़ा हुआ मामला। तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार में अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो वो है फौजदारी। फौजदारी से हम समझते हैं मारकाट, समस्या, झगड़े, इससे संबंधित मामले क्या होते हैं, फौजदारी से संबंधित होते हैं। दीवानी मामले लेन देन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसे से संबंधित होते हैं। फौजदारी में मारकाट, झगड़ा, ये सब मामले आते हैं। संवैधानिक में संविधान से संबंधित मामले आते हैं। इसमें शर्त रखी गई कि इसमें पहली शर्त रखी गई कि उच्च न्यायालय से नीचे के अदालत, उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया हो, किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया हो। और उच्च न्यायालय उसे मृत्यु दंड दे दे। ऐसे मामले का अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि उच्च न्यायालय से नीचे वाला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी मामले में किसी को क्या दे देता है, मृत्यु दंड दे देता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर देता है, उसे निर्दोष घोषित कर देता है और उच्च न्यायालय उसे अपने पास बुलाता है और उसे क्या दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है। तो ऐसे मामले कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे निर्णय को बदला जा सकता है। दूसरा केस अगर हम देखें कि यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में मृत्यु दंड दे देता है तो भी ये मामला कहाँ जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तीसरा मामला है उच्च न्यायालय ये साबित कर दे कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील होनी चाहिए, तब भी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में 4, पहला हमने संवैधानिक पढ़ा। संवैधानिक में था कि संविधान के उल्लंघन होने पर दीवानी मामले में पैसा, जमीन जायदाद से संबंधित, फौजदारी में झगड़ा, मारकाट, ये सब आते हैं। तो इसमें शर्तें रखी, उच्च न्यायालय से नीचे वाला न्यायालय यदि किसी को निर्दोष साबित कर दे, ऐसे मामले को उच्च न्यायालय खुद सुने और उसे क्या दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तो अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दूसरा क्या हो, उच्च न्यायालय यदि स्वयं ही मृत्यु दंड दे दे तब भी कहाँ जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाया जा सकता है। और उच्च न्यायालय ये साबित कर दे कि संबंधित मामला सीधा कहाँ जाने लायक है, ऊपर के अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में जाने लायक है, तब भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में सीधा ही पहुंच जाता है। इसमें चौथा बिंदु है विशिष्ट, स्पेशल। प्रत्येक विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि भारत में न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, साधारण न्यायालय और सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय विशेष प्रकार के न्यायालय हैं जिनमें सैनिक से संबंधित मामले आते हैं और यदि कोई सैनिक अपराधी होता है तो उसका जो मामला है वो सैनिक न्यायालय में ही चलता है। विशिष्ट में 135 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगते हैं कि इसमें सभी जो वाद हैं या केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आने चाहिए, तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे सकता है। विशिष्ट में क्या उल्लेख है कि सैनिक मामलों को छोड़ दें, सैनिक न्यायालय से जुड़े हुए मामलों को छोड़ दें, तो सभी मामलों से संबंधित अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 135 अनुच्छेद में दे सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में जितनी भी न्याय के सिस्टम हैं या न्याय मंडल हैं, उन सब पर अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 135 में ये प्रावधान कर रखा है संविधान में कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर प्रत्येक न्यायालय को अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लगे कि संबंधित मामला इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता या ये मामला बड़ी अदालत में होना चाहिए, मामला राष्ट्र महत्व का है, संवैधानिक महत्व का है या इन कैटेगरीज में नहीं आता, तब भी ऐसे मामलों को सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे मामले हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी विशिष्ट चीजें हैं जिसमें राष्ट्र हित के महत्व को ध्यान में रखा जाता है या बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसे विवादों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद दे सकता है और फिर इसके बाद अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 135 इसका प्रावधान करता है। तो हमने यहाँ क्षेत्राधिकार में दूसरा क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार कंप्लीट कर लिया है। इसमें 4 बिंदु आपके आएंगे। सवाल क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। बोर्ड सीधा सिंपल सवाल पूछता है या यूं कहें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, तो बड़ा सवाल हो गया। पहला हमने प्रारंभिक कंप्लीट कर लिया था। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें कितने भाग हैं? 4। पहला भाग था संवैधानिक। इसका अर्थ हुआ जब संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आता है और वो व्याख्या का मामला नीचे की अदालतों में है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे अपने पास मंगवा सकता है, अपील का अधिकार दे सकता है। दीवानी की बात करें, पैसे से संबंधित है, जो 133 में उल्लेख है। इसमें स्पष्ट किया गया 30वें संविधान संशोधन 1973 में कि जो 20,000 की जो रकम का मामला था उसे हटा दिया गया और अब इसे अनलिमिटेड कर दिया गया है। कोई सा भी दीवानी मामला, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सीधा कहाँ जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फौजदारी मामले, ये हम जानते हैं झगड़े से संबंधित होते हैं। इसमें सारे मामले यदि जिसमें मृत्युदंड से संबंधित है, नीचे की अदालत में दिया गया, उच्च न्यायालय ने उसे बदल दिया, या डायरेक्ट मृत्युदंड उच्च न्यायालय ने दिया, या ऐसा मामला जिसमें फौजदारी से संबंधित है और उच्च न्यायालय ये कह दे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक ही है, तब भी इसे ऊपर ले जाया जा सकता है। और विशिष्ट, इसमें 135 अनुच्छेद ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर सभी मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा कि वो किस मामले को तवज्जो देता है या कौन सा मामला उसे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट आने लायक है। यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है समाप्त। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में अगला देखें तो तीसरा है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। हम ये जानते हैं कि भारत में अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। भारत में अंतिम अपील अगर कोई न्यायालय संभव कर सकता है या अंतिम अपील होगी तो वो होगी सर्वोच्च न्यायालय में। इसी के तहत आर्टिकल 136
ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले को जिसे वह समझता है कि इसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही संभव है, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही संभव है, तो ऐसी स्थिति में वह अपील का अधिकार देगा। अपील का अधिकार देगा कि संबंधित मामले से संबंधित अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट की जा सकती है। तीसरा बिंदु हम न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में पहला बिंदु पढ़ा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा बिंदु हमने पढ़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। जो अंतिम अपील के बारे में हम समझते हैं कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं। 136 आर्टिकल ये कहता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जिसे वह समझता है कि इसकी सुनवाई कहाँ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, और उसे लगता है कि इसकी सुनवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सुनवाई चल कहाँ रही है नीचे की अदालतों में, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन दे सकता है कि इस मामले को कहाँ लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोर्ट में लाया जाए, ऊपर की अदालत में लेकर आना चाहिए। तो ये जो आज्ञा देने का अधिकार है यही अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार कहलाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का विशेषाधिकार है जो किसी भी मामले को सीधा कहाँ लाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाया जा सकता है। इसमें भी शर्त है कि सैनिक न्यायालय से संबंधित मामला नहीं होगा, सैनिक न्यायालय से संबंधित मामला नहीं होगा। बाकी सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ये परमिशन दे सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगे कि यह संबंधित मामला बहुत विशेष महत्व का है और इसे सीधे ऊपर की अदालत में लाना चाहिए। इसमें हम आगे बात करें चौथे बिंदु की, तो चौथा बिंदु है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। आर्टिकल 143 इसका उल्लेख करता है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किसी संबंधित पहलू या राष्ट्रहित के किसी मामले पर संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित किसी जानकारी को मांग सकता है। परामर्श मांग सकता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग सकता है। ये प्रावधान कौन से में है? 143 आर्टिकल में किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय को लगे कि राष्ट्रहित का महत्व का मामला है और इस पर राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर साइन करने से पहले मुझे राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय से अपील की जा सकती। राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि वो अपनी राय दें। सुप्रीम कोर्ट की राय मानना या ना मानना राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को जो दी जाएगी राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, वो राय को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संविधान से संबंधित किसी विषय के मामले में राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की राय ले सकता है। राय देना या ना देना ये भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, चाहे तो वो राय दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। राष्ट्रपति इस राय को मान भी सकता और नहीं भी मान सकता। राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा, चाहे तो मान ले चाहे तो नहीं।